कहानी के शुरू में हमें एक डेजर्ट दिखाया जाता है जो काफ़ी सुनसान होता है और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उस वीरान जगह पर एक बेड होता है जिस पर एक खूबसूरत सी लड़की सो रही होती है। ये सीन देखने में काफ़ी अजीब था और तभी वहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस बेड के करीब आ रहा था और अभी वो उस लड़की के पास आने ही वाला होता है कि उसे हेडेक होने लगता है और सब कुछ ब्लर हो जाता है और उस लड़के को काफ़ी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे डिमंस के हंसने की आवाज़ें आ रही थी और एक काफ़ी पुराना घर जो कि कॉस्टली हाउस था और उसके अलावा और भी वो बहुत सारे अजीब सीन्स देखता है। और तभी अचानक उस लड़के की आंख खुल जाती है और फिर हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो कुछ उसने देखा वो रियल नहीं बल्कि उसका एक ड्रीम था। उस लड़के का नाम थॉमस होता है जो कि एक पेंटर था। थॉमस इस तरह के स्केरी ड्रीम्स पिछले कई सालों से देखता आ रहा था। थॉमस इन ड्रीम से तंग आकर ये एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और इस वक्त भी वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास ही बैठा होता है। वो साइकोलॉजिस्ट थॉमस को बताती है कि तुम्हें स्लीप डिसऑर्डर है। थॉमस इस डॉक्टर को बताता है कि पुराने वक्त में इस चीज़ को किसी शैतान के साथ कनेक्ट किया जाता था, यानी किसी इंसान के साथ ऐसा तभी होता है जब किसी शैतान ने उस पर कंट्रोल किया हो या जब कोई डेमन उसकी बॉडी पर बैठा हो। तब वो डॉक्टर उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी माइंड इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, या तुम्हारी कोई ऐसी ड्रीम या ऐसी डिज़ायर हो जो किसी लड़की से रिलेटेड थी और वो पूरी ना हो सकी हो और इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। इससे पहले कि थॉमस उसकी कोई अगली बात सुनता, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। थॉमस जो किसी जगह पर बैठकर पेंटिंग बना रहा था और तभी अचानक से उसे झाड़ियों में कुछ दिखाई देता है। कुछ सोचने समझने से पहले ही उसे एक प्रॉपर्टी एजेंसी से कॉल आती है और उसे बताया जा रहा था कि तुम्हारे अंकल ने मरने से पहले तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की है। थॉमस जब वहाँ पर जाता है तो एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे उस जगह के पेपर्स देती है और उस जगह का नाम होता है कैसर्स गार्डन, और साथ ही उसे वो लेटर भी देती है जो उसके अंकल ने मरने से कुछ देर पहले थॉमस के लिए ही लिखा था। थॉमस ये सब देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि ना तो वो कभी अपने अंकल से मिला था और ना ही कभी उनके बारे में सुना था। थॉमस जब उस एनवेलप को ओपन करता है तो उसमें उस प्रॉपर्टी यानी केसेस गार्डन की कुछ पिक्चर्स थी। प्रॉपर्टी वाला घर बिल्कुल उस घर जैसा लग रहा था, उस कॉस्टली हाउस जैसा, जैसा कि उसने अपने ड्रीम में देखा था और अब वो उस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहा था। थॉमस वहाँ से चला जाता है और अपने घर में आ जाता है। वो घर आकर वो अपने अंकल का लेटर पढ़ता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे काफ़ी दुख है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाया हूँ और तुम्हारे ना मिलने के पीछे मेरी मदर और ग्रैंड मदर हैं, लेकिन शायद उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हमारी फैमिली सदियों से केसर गार्डन से कनेक्ट है। दुख की बात यह है कि केसर गार्डन के मेल्स कर्स्ड हैं। लेटर में इस बात का जिक्र तो नहीं होता कि वो कर्ज किस किस्म का था, लेकिन कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना तुम्हें ज़रूरी होगा और क्योंकि तुम केसर ब्लड लाइन हो तो वहाँ पर किसी भी डोर को ओपन कर सकते हो, वो भी अपने ब्लड के साथ। और उसे वार्निंग देते हुए लिखा होता है कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर तुम नहीं जा सकते और वो बेसमेंट है। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा और वो जगह तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बंद की गई है। थॉमस केसेस गार्डन जाता है। अब क्योंकि उसके पास कीज़ नहीं थी तो वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। वो घर काफ़ी क्रिपी लुक दे रहा था और काफ़ी पुराना था। वहाँ पर जगह जगह स्कल्स और डमीज थी जो कि काफ़ी डरावनी नज़र आ रही थी। थॉमस जब घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई तो है जो उस पर नज़र रख रहा है। थॉमस जब बेसमेंट में जाता है तो डोर बंद होने की आवाज़ सुनकर वो टर्न करता है और उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। थॉमस जब ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पर एक लेडी मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है और वो उसी प्रॉपर्टी एजेंसी की मेंबर थी। वो थॉमस से उसके दिए हुए अंकल के लेटर के बारे में भी पूछ लेती है। थॉमस को उसकी बातें काफ़ी अजीब लग रही थी जिसकी वजह से वो थॉमस से अपोलोजाइज करके वहाँ से चली जाती है। थॉमस जो कि सो रहा होता है उसे फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है कि उसने उस प्रिंसेस को उसके पास जाकर जगा दिया। थॉमस उस प्रिंसेस को कहता है कि ये ड्रीम नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ रियल लग रहा है। वो प्रिंसेस थॉमस को कहती है कि मेरा नाम रोज़ है लेकिन मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है क्योंकि तुम्हें ये सब रियल इसलिए लग रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम एक दूसरे के काफ़ी पास आ चुके हैं और यही वजह है कि तुमने मुझे ड्रीम में जगा दिया। वो कहती है कि रियल वर्ल्ड में मैं तुम्हारे पास आने का वेट कर रही हूँ और तभी वो थॉमस की तरफ बढ़ती है और अचानक से डर के पीछे हो जाती है। थॉमस पीछे मुड़कर देखता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो थॉमस से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके बाद थॉमस नींद से जाग जाता है और उसे फिर से स्लीप एनालिसिस हो जाता है। थॉमस खुद को मूव करने की बहुत कोशिश करता है और तभी ब्लैंकेट में एक डेमन उसकी तरफ बढ़ता है और वो डेमन थॉमस को मारने ही वाला होता है कि थॉमस की आंख खुल जाती है।
यानी ये भी थॉमस का एक ख्वाब था। थॉमस के घर की बेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोलने जाता है तो वहाँ पर उस घर का केयर टेकर होता है जो उस घर की मेंटेनेंस के बारे में पूछने के लिए वहाँ आया होता है। थॉमस जब उस केयर टेकर से उस घर के बारे में क्वेश्चंस करता है तो वो थॉमस को कहता है कि ये घर काफ़ी स्ट्रेंज है और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कई बार इस घर को चेक किया है लेकिन उन्हें भी यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाया। उस आदमी के जाने के बाद थॉमस फिर से उस घर को एक्सप्लोर करता है। थॉमस को उस बेसमेंट में एक एंशिएंट डोर मिलता है जिसे वो ओपन करने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा उससे नहीं खुल पाता। केसेस गार्डन के बारे में और जानने के लिए थॉमस उस जगह के एडमिन ऑफिस में जाता है। पेपर्स चेक करते हुए थॉमस को एक पेज मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था जो कि थॉमस को समझ नहीं आ रहा था। जो भी उस पेज पर लिखा हुआ था थॉमस उसे अंडरस्टैंड करने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है तो अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लगता है और उससे अटैक हो जाता है। थॉमस घबराया हुआ होता है, कांप रहा होता है और उसे उस ड्रीम के वही सीन्स नज़र आने लगते हैं और फिर अचानक से देखते ही देखते थॉमस नॉर्मल हो जाता है। थॉमस लिंडा के पास जाता है और उसे कहता है कि इस पे जो लिखा है वो तुम्हारी हैंडराइटिंग से मैच हो रहा है। अगर तुम इस घर के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। लिंडा कहती है कि मेरा भाई उस घर में गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया और गायब हो गया है और ऑलमोस्ट 50+ लोग कैसेस गार्डन में गए हैं लेकिन बचकर वापस नहीं आए। ना ही उनका कुछ पता चला है कि वो कहाँ पर चले गए। थॉमस लिंडा को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि थॉमस को फिर से अटैक हो जाता है। लिंडा थॉमस को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और डॉक्टर बताता है कि थॉमस को पैनिक अटैक हुआ है। उसे फिर से एक ख्वाब आता है जिसमें वो फिर से उस प्रिंसेस रोज से मिलता है और फिर रोज़ उसे बताती है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं कर्स्ड हूँ। वो एक डेमन के बारे में भी थॉमस को बताती है जिसने रोज़ को वो कर्स दिया। वो थॉमस से कहती है कि जब तक ये कर्स रहेगा रियल वर्ल्ड में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रोज़ थॉमस को एक हिंट देती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन ही वो चीज़ है जो मुझे जगा देगी, उस घर के सारे डोर्स ओपन कर देगी। वो कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है और अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। ये कहकर वो गायब हो जाती है। लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था लेकिन अजीब बात यह है कि जब मैं तुम्हें उस प्रॉपर्टी में लेकर गई थी तो तुम बिल्कुल नॉर्मल थे। लिंडा थॉमस को अपने भाई की पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक डेट पूरा करने के लिए इस घर में आया था लेकिन तब के बाद उसका कुछ पता नहीं चल सका। वो तब से मिसिंग है और मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए इस जगह पर आई हूँ। वो बताती है कि केसेस फैमिली की डेथ की हिस्ट्री काफ़ी अजीब है। केसेस फैमिली के मेल्स सुसाइड और एक्सीडेंट से ही मरे हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हमेशा सिर्फ मेल्स की ही डेथ का सुनने में आया है। वो कहती है कि शायद ये सब सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट है जो ये सब कर रही है। थॉमस पूछता है कि कोई तो ऐसा रास्ता होगा ना इस कर्ज से बचने का। लिंडा थॉमस की ब्लड लाइन को ही रिस्पॉन्सिबल कहती है। लिंडा की ये बात सुनकर थॉमस को अपने अंकल की ब्लड लाइन वाली बात याद आती है और वो लिंडा को उसी एंशिएंट डोर के पास ले जाता है। लिंडा उस डोर को ओपन करने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उससे भी वो दरवाज़ा ओपन नहीं होता और थॉमस वहाँ पर पड़ी हुई निडल से अपनी फिंगर का खून निकालता है और ब्लड वाले फिंगर से वो उस डोर को ओपन करता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। थॉमस और लिंडा दोनों अंदर जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पर एक डायरी मिलती है जो कि बंद हुई है। वो लोग उस डायरी को ओपन करते हैं। उसमें जो लिखा हुआ था वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज थी और तभी वो देखते हैं तो एक डमी उन पर अटैक कर देती है और वो लोग खुद को सेव करने के लिए उस जगह से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर फ़ौरन से एक गाड़ी आ जाती है और लिंडा थॉमस को उस गाड़ी में बैठने का कहती है। गाड़ी में जो होता है लिंडा ने उसे अपनी हेल्प के लिए ही बुलाया था और वो लिंडा का फ्रेंड और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है। लिंडा थॉमस और रिचर्ड को लेकर अपने घर में आ जाती है और वो उन्हें केसेस गार्डन की काफ़ी सारी पिक्चर्स दिखाती है क्योंकि वो केसेस गार्डन के बारे में काफ़ी डिटेल से जानती थी। उन पिक्चर्स को देखकर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रिचर्ड कहता है कि इन स्पिरिट्स को आमतौर पर लोग डिमंस या डेविल्स कहते हैं और कुछ इंसान इन पर यकीन करते हैं और कुछ नहीं करते। असल में ये हमारे आसपास ही रहते हैं। रिचर्ड थॉमस से कहता है कि तुम केसेस गार्डन से लिंक्ड हो, इसी वजह से वो किसी भी शक्ल में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। लिंडा रिचर्ड को बताती है कि थॉमस उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है तो अगर वो ज़्यादा अर्सा उस प्रॉपर्टी से दूर रहेगा तो वो मारा जाएगा।
थॉमस रिचर्ड की बातों को अजीब समझते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अकेला ही उस एंशियंट डायरी को देखने लगता है। एक पिक्चर देखकर थॉमस को कुछ याद आता है तो वो दोबारा लिंडा और रिचर्ड के पास आता है और वो कहता है कि मैं उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रिंसेस रोज से कनेक्टेड हूँ। और उन लोगों को अपने ड्रीम्स और प्रिंसेस रोज की सारी बातें बता देता है। वो रोज और उसकी कन्वर्सेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उस प्रॉपर्टी में आया था तब मैंने पहली बार आँख खोली। थॉमस कहता है कि अगर हम प्रिंसेस रोज को ढूंढकर उसे जगा दें तो उस स्पेल के साथ साथ कर्स भी ख़त्म हो जाएगा। रिचर्ड कहता है कि मुझे इस एंशियंट डायरी की राइटिंग और लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लिंडा के फ्रेंड के पास जाना चाहिए। और वो लोग लिंडा के फ्रेंड के पास जाते हैं। असल में लिंडा के फ्रेंड के पास एक सॉफ्टवेयर था जिसकी हेल्प लेकर वो किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकता था। उस बिल्डिंग का केयर टेकर थॉमस से मिलने के लिए केसेस गार्डन में आता है तो उसे ढूंढने लगता है। वही डेमन उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से ही मार डालता है। थॉमस जब जागता है तब वो देखता है कि एंशियंट डायरी का एक पार्ट ट्रांसलेट हो चुका है। लिंडा उसे पढ़ते हुए थॉमस को बताती है कि ये तुम्हारे अंकल ने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी फैमिली को एक ऐसे ट्रबल में डाल रहा हूँ शायद वो वहाँ से कभी वापस ना आ सकें, क्योंकि मैं एक ब्राइड को एक डेविल के सामने सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहा हूँ। थॉमस पूछता है कि इसका क्या मतलब है। रिचर्ड उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल का कनेक्शन उस डेमन और उस ब्राइड से था। और जब ये डायरी मज़ीद ट्रांसलेट होती है तो उन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस रोज़ एक ऐसी प्रिंसेस थी जो कि अपनी ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी, जिसे एक डेमन ने पोजेस्ट करके कर्स कर दिया था और एक निडल लगने की वजह से वो एक इम्पोर्टल नींद में सो गई। और रोज़ को शैतान ने अभी भी कैद किया हुआ है और अगर वाकई ये बात सच है तो रोज़ अभी भी ज़िंदा है। थॉमस को काफ़ी देर हो गई थी, वो अपनी प्रॉपर्टी से दूर था तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है। तब लिंडा और रिचर्ड उसे लेकर वापस केसर्स गार्डन में आ जाते हैं। घर पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग का केयर टेकर अब मर चुका है। थॉमस लिंडा और रिचर्ड को लेकर दोबारा से बेसमेंट में जाता है और फिर से अपने ब्लड से वो डोर ओपन करता है। अंदर एक टनल होती है जिसके डोर को वो ओपन करता है। आगे जाके एक शैतान उन पर अटैक कर देता है, लेकिन रिचर्ड मैजिकल वर्ड्स बोलता है तो शैतान चला जाता है। और अब वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें आना था और वो उसी डेमन को देखते हैं। लिंडा और रिचर्ड थॉमस को कहते हैं कि हम इस शैतान को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसी दौरान तुम जाकर प्रिंसेस रोज को जगा देना। और वो ऐसा ही करते हैं और थॉमस उसी रूम में जाता है जहां पर प्रिंसेस रोज को कैद किया हुआ था। थॉमस प्रिंसेस रोज के पास जाता है और वो फिर भी नहीं उठती और तभी थॉमस को अपनी ब्लड लाइन याद आती है और थॉमस अपने होंठों से ब्लड निकालकर रोज को जगा देता है। और इस बार रोज उठ जाती है। रोज को होश में लाने पर वो थॉमस का थैंक्स करती है और आंखें बंद करके थॉमस के पास आती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो तब उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। यहाँ पर एक और बड़ा राज खुलता है कि वो ये होता है कि प्रिंसेस रोज अब कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि वो एक डेमन बन चुकी थी। वो डेमोनिक आवाज़ में बोलते हुए थॉमस को कहती है कि तुमने मुझे जगा तो दिया है, लेकिन अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया। और वो अपनी फिंगर से थॉमस पर मैजिक करती है और वो दीवार के साथ जाकर टकराता है। रोज़ थॉमस को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। यहाँ पर अफसोस की बात ये होती है कि थॉमस इतनी स्ट्रगल जिस लड़की के लिए कर रहा था, यानी जिसे वो अपनी ड्रीम गर्ल समझ रहा होता है, वो कोई ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि वो एक डेमन थी। और फिर रोज़ को एक डेमन की आवाज़ आती है। रोज़ बाहर आती है और डेमन को मार डालती है और उसका दिल निकाल लेती है। थॉमस इंजर्ड था, वो बाहर आता है और कहता है कि रोज़ एक डेमन है, उसे मार दिया जाए। लिंडा रोज़ को स्टैप करने लगती है तो रोज़ उसका गला पकड़ लेती है। वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी तो रोज़ उसे खुद ही छोड़ देती है। रोज़ उन्हें टोंट करवाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इतने जल्दी नहीं मारना, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाना चाहती हूँ जो मैं करने वाली हूँ। तभी रोज़ थॉमस को देखते हुए एक लंबा सांस लेती है और ब्लैक स्मोक उन दोनों को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम लिंडा के फ्रेंड को देखते हैं जो कि उस डायरी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ रहा होता है और यहाँ पर उसे केसस फैमिली के कर्स का पता चल जाता है। तो वो असल में केसस फैमिली के मेल्स का जो ब्लड है वो डेमन्स को बहुत पसंद होता है, यानी डेमन सिर्फ केसस मेल का ही ब्लड पी सकते हैं। और केसस फैमिली के मेंबर्स की पहचान ऐसे होती है कि इन्हें पहले स्केरी ड्रीम्स आते हैं और फिर इन्हें डेमन्स की आवाज़ें आती हैं और पैनिक अटैक्स होते हैं और वो सब कुछ जो थॉमस के साथ भी हो रहा था। और केसस मेल को इस बात का ख्याल रखना है कि वो कभी भी किसी डेमन से कनेक्ट ना हो
और इसमें ये भी लिखा होता है कि डेमन्स कर्स को क़यामत लाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यानी जब इस दुनिया का एंड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि रोज़ थॉमस को लेकर अपने साथ ऐसी अजीब सी जगह पर आ जाती है जो कि दुनिया से काफ़ी दूर होती है। रोज़ थॉमस का और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है और कहती है कि जल्द ही सब डेमन्स जाग जाएंगे और ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी। और इसी स्पेल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।